नमस्कार। प्रबंधन के अंतर्गत आज हम संगठन संरचना एवं विभागीकरण पर विचार विमर्श करेंगे। यह तो हम जानते ही हैं कि जब व्यक्तियों का एक समूह एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर समन्वित प्रयास करता है, अधिकार, उत्तरदायित्व, सीमाओं का सुस्पष्ट निर्धारण करता है, संसाधनों, तकनीक इत्यादि का प्रयोग करता है, एक सुनिश्चित ढांचा स्थापित करता है और पद सोपान निर्धारित करता है, तो यह स्वरूप संगठन कहलाता है। अब ये जो स्वरूप है ये किन तत्वों से प्रभावित होता है, इसी को, इस स्वरूप को ही हम संगठन संरचना कहते हैं। और कभी उद्देश्यों के आधार पर, संगठन के आकार के आधार पर, प्रतिस्पर्धा के स्वरूप इत्यादि के आधार पर इनका ढांचा विभिन्न प्रकार का हो सकता है। तो पहले तो ये जानना कि संगठन संरचना क्या है। इस संबंध में हेनरी एच अल्बर्ट का मत है, संगठन संरचना वह ढांचा है जिसमें प्रबंधकीय एवं परिचालन कार्य निष्पादित किए जाते हैं। और प्रोफेसर विकेस बर्ग कहते हैं, संगठन संरचना व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य विद्यमान संबंधों को स्पष्ट करता है। तो कहा जा सकता है कि एक व्यवस्था है जो व्यक्तियों के मध्य संबंधों को स्थापित करती है, अधिकार कर्तव्यों को निर्धारित करती है, पद सोपान को दर्शाती है, आदेशों के प्रभाव और सुझावों के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। ये सारा का सारा जो स्वरूप दिखाई देता है वही संगठन संरचना होता है। अब इस संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक कौन कौन से हो सकते हैं या जिनसे ये प्रभावित होती है। तो इसमें प्रथम है संगठन के उद्देश्य। डेविस ने लिखा है कि संगठन संरचना का आधारभूत निर्धारक तत्व संस्था के उद्देश्य हैं। और डकर यह भी कहते हैं कि संरचना इस प्रकार की हो कि आगामी वर्षों तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। निश्चित तौर से किसी संगठन का उद्देश्य सेवा कार्य करना है तो उसका स्वरूप अलग होगा, सेवा के क्षेत्र में व्यापार करना है तो उसका स्वरूप अलग होगा, उत्पादन या निष्कर्षण या संयोजन जैसे कार्यों को लेकर के चलती है कोई संस्था, तब उसका स्वरूप अलग होगा। तो संस्था के उद्देश्य संगठन की संरचना को गहराई से या बहुत विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरा आता है संगठन का आकार। आकार भी संरचना को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बहुत छोटा संगठन है तो वहाँ पर प्रत्यक्ष आदेश देने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, वहाँ केंद्रीकरण ज़्यादा होगा, आदेश सीधी रेखा में यानी रेखा संगठन का भी प्रभाव हो सकता है। लेकिन संगठन का आकार बड़ा है तो वहाँ पर संगठन की संरचना करते समय विकेंद्रीकरण का प्रयोग ज़्यादा हो सकता है। विभिन्न कार्यों के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है। इसी तरह से जब और भी ज़्यादा बड़ा होता है तो समिति संगठन के रूप में भी देखा जा सकता है। तो आकार प्रभावित करता है। और तृतीय है संस्था के संचालन संबंधी अर्थात संचालकीय क्रियाएं।
यानी कहीं कहीं प्रबंधक, ये तो निश्चित है कि प्रबंधक स्वयं कार्य करते हैं, व्यक्तियों से कार्य करवाते हैं। तो अब ये है कि उन कार्यों को यानी संचालन संबंधी कार्यों को किस तरह से संपादित कराया जाता है, उनका विभाजन कैसे किया जाता है, कितने बड़े क्षेत्र में उनका विभाजन और किस स्वरूप में विभाजन किया जाता है, यह कार्य भी संगठन की संरचना को प्रभावित करने वाला होता है। प्रबंधकीय कार्य भी, इस संस्था के उद्देश्यों को प्रबंधक किस कुशलता के साथ में किस रूप में प्राप्त करते हैं, और ये भी निश्चित है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुविधा मिले उस तरह का संगठन का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। प्रबंधकों की स्किल, चातुर्य, कौशल भी प्रभावित करती है। फिर सामाजिक और मानवीय आवश्यकताएं, कुछ संगठन इस पर भी निर्भर करते हैं कि उनकी सामाजिक आवश्यकताओं के संबंध में क्या नीति है। कहीं कहीं सामाजिक कार्यों के प्रति ज़्यादा आदर, सम्मान और महत्व होता है, कहीं केवल उत्पादन के कार्य में होता है। तो वहाँ पर भी संगठन के स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है। मानवीयता होने पर मानव का आदर करने के लिए मानवीयता जहाँ ज़्यादा हो, इस तरह के संगठन का निर्माण किया जा सकता है। विकास की दर, तीव्र विकास करने के लिए संगठन का स्वरूप अलग होगा। धीरे धीरे विकास करना है तो वहाँ पर तकनीकी का अलग तरह से प्रयोग होगा। तो जहाँ बहुत तीव्रता या जहाँ परिवर्तन की दर ज़्यादा होती है, वहाँ तकनीकी के परिवर्तन की दर भी ज़्यादा होती है, और उस तकनीकी का प्रयोग नित्य निरंतर नई तकनीक का आगमन और पुराने का त्याग। तो तकनीक पर आधारित संगठन होंगे, उनका स्वरूप अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये विकास की दर यानी कि जिसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं वो प्रभावित करती है। इसी तरह से विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बड़ा स्वरूप है, कार्यों के आधार पर हैं, तो निश्चित तौर से संगठन में अलग विभाग हो जाएंगे। जैसे विश्वविद्यालयों में विषय सब्जेक्ट्स के आधार पर विभाग हो जाते हैं, तो इसी तरह से बड़े संगठनों में कार्यों के आधार पर विभाग हो सकते हैं, और जहाँ पर वर्गीकरण संभव नहीं है वहाँ पर विभागीकरण कम हो सकता है। प्रबंधकों की नीतियाँ क्या हैं? प्रबंधक अपने हाथ में अधिकार शक्ति केंद्रित रखना चाहते हैं, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और उनको अपने अधीनस्थों को बांट करके अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का स्वरूप सामने आएगा। इसी तरह से उच्च प्रबंधकों की योग्यताएं, क्षमताएं, ये भी जरूरी है। उच्च प्रबंधक कितने ही योग्य हों, यदि संस्था में कुशल अन्य प्रबंधक मौजूद हैं, विद्यमान हैं, तो उनकी कुशलता का सही ढंग से प्रयोग भारार्पण या डिसेंट्रलाइजेशन करके किया जा सकता है, अधिकारों के विकेंद्रीकरण से किया जा सकता है। ऐसे में जो भी अधीनस्थ प्रबंधक हैं वे अपनी पूर्ण दक्षता से कार्य करते हैं और उनके द्वारा किया हुआ कार्य संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो किस तरह की योग्यताएं हैं ये भी निर्भर करता है। फिर है टाइप्स ऑफ मार्केट, संस्था का बाजार किस तरह का है, बाजार स्थानीय है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। तो ये बाजार से भी संगठन के स्वरूप का, आकार का निर्धारण होता है। बहुत स्थानीय मार्केट है, बाजार है, तो उसका स्वरूप अलग होगा, राष्ट्रीय है तो उसका स्वरूप अलग तरह का होगा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार है तो वहाँ पर हमें मल्टीनेशनल्स के रूप में संगठन को स्थापित करना पड़ेगा। तो ये बाजार का प्रकार हुआ। प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी निर्भर करती है, वहाँ ज़्यादा सजगता और उसमें चुनौती और व्यूह रचनाएँ करनी पड़ती हैं। प्रचलित परंपराएं और प्रथाएं, जैसे मारवाड़ी व्यापारी अपने एक निश्चित ट्रेंड पर चलते हैं, उनके यहाँ विश्वास पर आधारित संबंध ज़्यादा पाए जाते थे, अब स्वरूप चेंज होता जा रहा है। तो कुछ ऐसे होते हैं तो जो प्रथाओं में, परंपराओं में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वहाँ संगठन का स्वरूप अलग तरह का हो जाता है, और कुछ पूर्ण रूप से औपचारिकताओं में विश्वास करते हैं, वहाँ संगठन का स्वरूप अलग तरह से होता है। पद समता, कि ये भी ध्यान में रखने की चीज़ है कि समान स्तर के अधिकारियों को किस तरह से अधिकार और दायित्वों का
वर्गीकरण किया जाए। और अंतिम जो बिंदु है वह है नियंत्रण का विस्तार। नियंत्रण का विस्तार यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल जितना ज़्यादा होगा, संगठन का स्वरूप उतना ही विस्तृत हो जाएगा। नियंत्रण के विस्तार से आशय यह है कि एक प्रबंधक के नियंत्रण में अधीन में कार्य करने योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यानी वो दक्षतापूर्वक कितने व्यक्तियों को सही ढंग से नियंत्रित कर सकता है, संचालित कर सकता है, उनसे कार्य ले सकता है प्रभावपूर्ण तरीके से। यह जितनी संख्या कम होगी, संगठन की प्रभावशीलता उतनी ज़्यादा होगी। ऐसी सामान्य स्थितियों में ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है और इससे संख्या बढ़ जाती है। तो नियंत्रण के विस्तार के अधिक होने से संगठन का स्वरूप भी बड़ा होता है, विस्तृत होता है। तो ये कुछ बिंदु थे जो संगठन की संरचना को प्रभावित करते हैं। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद।